नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि स्टेट का जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम यहां पर स्टेट में प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे। पीआरटी के किसके पीआरटी जो कि 1 से 5 तक की आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है ना। पीआरटी आपको पता है इसके बारे में, पीआरटी के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे आज बाल विकास, कौन से सब्जेक्ट की, बाल विकास के सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें आपको आपकी जो एग्जाम हुई थी 2018 में हुई थी, 19 में हुई थी, 20 में, 21 में और 22 में, यानी कि 5 साल के आपको एक ही वीडियो में प्रश्न मिलेंगे, वो भी बाल विकास के, यानी कि टोटल 150 प्रश्न मिलेंगे। कितने? इस वीडियो के माध्यम से आपको 150 प्रश्न दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि और भी पार्ट जैसे कि आपका बाल विकास हो गया, बाल विकास का मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद में आपका पर्यावरण हो गया, हिंदी, इंग्लिश और भी आपके मैथ्स वगैरह जो सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो आपको चाहिए इस प्रकार से, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो आगे तभी बनेंगे तब इसको आप लाइक करेंगे और ज्यादा ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करेंगे, है ना, तभी अगला वीडियो बनेगा। कमेंट्स के माध्यम से भी बता दीजिएगा। तो लेवल फर्स्ट है आपका पीआरटी का, टोटल 150 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा आपका आने वाली एग्जाम जो होगी आपकी। भाग फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 1 से 30 तक प्रश्न, टोटल 30 प्रश्न आपके रहेंगे। तो शुरुआत करते, ज्यादा समय हम आपका यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपका जो कि 2018 में पूछा गया था कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य, यहाँ पर देखिए सार्थक तथ्य पूछा गया है विकास के संबंध में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो विकास के संबंध में सार्थक तथ्य होगा वो ये होगा कि यहाँ अनुवांशिकी और वातावरण की क्या होता है, अंतः क्रिया का परिणाम होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है ना, मानव से किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, उसको क्या किया गया, बड़ा किया गया, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बात के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है, जो यहाँ पर साक्ष्य दिया गया है इसके बारे में पूछा गया है कि भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है, वातावरणीय, जैविकी, अंतःक्रियावादी या फिर व्यवहारिक। देखिए जो बालक है उसे मानव संपर्क से ही दूर किया गया है, बड़ा हो चुका है, तो उसे क्या किस पक्ष को बल देता है भाषा विकास के, तो वो देता है वातावरण, ना, वातावरण से ही उसको दूर कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प होगा ये सही होगा, यह जो साक्ष्य है भाषा विकास के वातावरणीय पक्ष को बल देता है, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है। जो सृजनात्मकता का विकास है उसमें कौन सी व्यू रचना है इन चारों विकल्पों में से जो कि बाधा पहुंचाती है, तो ये होगा आपका अति नियंत्रित करना। बच्चों को यदि आप अति नियंत्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है सृजनात्मकता के विकास में क्या होगा, बाधा पहुंचेगी। तो शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन अति नियंत्रित नहीं करना चाहिए। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। इस वजह से क्या होगा, सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचेगी। चलिए अगला प्रश्न है संवेग की प्रकृति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है आपकी संवेग की प्रकृति। तो यहाँ पर जो संवेग की प्रकृति है वो कैसी होती है, तो संवेग जो प्रत्येक संवेग होता है उसके साथ किसकी क्या निहित रहती है, तो भावना निहित रहती है। प्रत्येक संवेग के साथ एक क्या होती है, हमेशा भावना निहित रहती है। यह संवेग की प्रकृति को सही रूप से प्रकट करता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए पांचवा प्रश्न, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी। यहां पर देखिए जो परवरिश शैली है वो अधिकतम प्रभावी कौन सी है, किसके लिए, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए। क्या वो अधिनायकवादी है, लापरवाह है, प्राधिकारिक है या फिर कृपालु है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, प्राधिकारिक। क्या होगी, प्राधिकारिक। ये जो है ये परिवेश शैली अधिकतम प्रभावी होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि प्रश्न भैया नेगेटिव पूछा गया है या फिर पॉजिटिव पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ना। कभी कभी बच्चे को याद रहता है उत्तर और वो जल्दबाजी में नहीं को नहीं देखता है और उसको करेक्ट कर देता है ना, तो ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर चारों विकल्पों में से वो कौन सा उपकरण है जो कि निर्माणात्मक या फिर संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।
तो यहां पर आपका छठे का सही आंसर होगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। जो मानदंड संदर्भित परीक्षण है ये आपका जो उपकरण है ये संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चोम्स्की के अनुसार पूछा गया है। प्रश्न को हमेशा ये भी ध्यान देना है कि किसके अनुसार पूछा गया है ना। तो चोम्स्की के अनुसार पूछा गया है कि भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है चोम्स्की के अनुसार। भाषा अनुकूलन श्रेणी कहते हैं, भाषा अर्जन साधन के अंतर्गत आता है, ये भाषा स्वीकार इच्छा या फिर भाषा अर्जन क्षेत्र या फिर पक्ष। तो ये आता है आपका भाषा अर्जन साधन के अंतर्गत या फिर इसे भाषा अर्जन साधन कहते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है समावेशन का तात्पर्य है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या फिर सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। क्या ये कुछ समय के लिए अच्छा होता है? क्या समावेशन का यह तात्पर्य होता है? ये आपको बताना है कि भाई इसका तात्पर्य क्या होता है। समावेशन का क्या एक विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उसे नियमित या फिर सामान्य कक्षा में शिक्षित करना कुछ समय के लिए करना चाहिए या फिर अधिकांश समय के लिए करना चाहिए या फिर पूरे समय के लिए करना चाहिए या फिर विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान करना चाहिए। तो यहाँ पर जो समावेशन का तात्पर्य होता है कि जो एक विशेष आवश्यकता वाला बालक होता है उसे नियमित कक्षा में जो शिक्षित करना चाहिए वो पूरे समय के लिए करना चाहिए। कैसे? पूरे समय के लिए। तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्होंने कितने प्रकार के नियम दिए। 2 प्रकार के। एक दिया है आपका मुख्य नियम तो दूसरा होगा आपका गौण नियम। और गौण नियम को ही क्या कहते हैं? पूरक नियम कहते हैं ना। तो ये मुख्य नियम 3 प्रकार के बताए हैं और गौण नियम या फिर पूरक नियम कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरक अधिगम नियम के बारे में पूछा गया है। तो मुख्य नियम कौन कौन से 3 पहले वो बता देता हूं। तो वो है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों के तीनों मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पूरक अधिगम या फिर गौण नियम के बारे में पूछा गया है। तो गौण नियम आपका क्या होगा? बहु अनुक्रिया का नियम। विकल्प आपका सही क्या होगा? दूसरा वाला होगा। अब 5 कौन कौन से बताए थे इन्होंने? पूरक अधिगम नियम या फिर गौण नियम। उसके अंतर्गत आपका आएगा मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 प्रकार के नियम गौण नियम या फिर पूरक नियम के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए तो राइट आंसर आपको क्या होगा? यहाँ पर बहु अनुक्रिया का नियम होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका अधिगम अयोग्यता या फिर अधिगम नियोग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिससे कि जो अधिगम नियोग्यता है या फिर अयोग्यता है उसको परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि यहाँ आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का के दुष्क्रिया से होता है। किससे होता है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होता है। और ये क्या है? एक आंतरिक है ना, बाहर नहीं। क्या है? ये आंतरिक है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? देखिए यहाँ पर एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और इनके द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत में जो बुद्धि की श्रेणी है वो बताई गई, लेकिन कौन सी श्रेणी नहीं है इसके अंतर्गत उसके बारे में यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है। गणितीय कौशल है, संगीत कौशल है, अंतर्व्यक्तिक कौशल है या फिर व्यवहारिक कौशल है। तो यहाँ पर 11वें का करेक्ट आंसर होगा आपका व्यवहारिक कौशल। व्यवहारिक कौशल को इन्होंने नहीं दर्शाया है इनकी श्रेणी में। तो यहाँ पर जो 4th वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार, यहाँ पर देखिए याद रखना है वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया कि वहां कार्य या फिर वहां कृत्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है, अकेले करने के लिए क्या है वो अत्यधिक कठिन है, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वो क्या कहलाता है? यानी कि उससे बड़े व्यक्ति जो प्रौढ़ व्यक्ति है या फिर अधिक कुशल व्यक्ति है, साथी है, उसके साथ यदि वो काम करता है तो वो कार्य करना संभव हो जाता है। तो उसे वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया है? निर्देशित सहभागिता कहा गया है, इसके फोल्डिंग कहा गया है, आसन्न विकास कहा गया है या फिर अंतः व्यक्ति निष्ठता कहा गया है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है तो इनके द्वारा क्या कहा गया है? आसन्न विकास। क्या कहा गया है उसको?
आसन्न विकास क्षेत्र कहा गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि जो समस्या समाधान में इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा पद है जो सम्मिलित नहीं है। आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यकरण करना, या फिर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। वो कौन सा पद सम्मिलित नहीं है समस्या समाधान में। तो यहाँ पर 13वें का आपका करेक्ट आंसर होगा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। बाकी जो तीनों हैं ये आपकी समस्या समाधान के पद में सम्मिलित रहते हैं, लेकिन उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि अधिगम है क्या है। अधिगम, जो कुछ हम जानते हैं वहां सब अधिगम किया हुआ है। व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य या फिर विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया कि अधिगम क्या है। तो सही आंसर क्या होगा, क्या है अधिगम। तो अधिगम व्यवहार, साथ में ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक क्या है, ये स्थायी प्रभाव है ना। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी है ना उपागम की विशेषता। यहां पर देखिए सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता आपको बताना है क्या है। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना होता है। अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना होता है। अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना होता है, या फिर अधिगम के लिए अनुभव पर बल देना होता है। यहाँ पर सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता बताना है क्या है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना। ये आपका सामाजिक निर्मितवादी होती है ना, ये उपागम की विशेषता है। तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बहा पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है कि एक बालक के नैतिक विकास में कौन सा स्तर, यहाँ पर स्तर के बारे में आपको बताना है कि वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बहा पुरस्कार और दंड से क्या होते हैं, नियंत्रित रहते हैं। वो कौन सा स्तर होगा आपका, पूर्व परंपरागत है, परंपरागत है, पश्चिम परंपरागत है, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वहां स्तर होगा आपका पूर्व परंपरागत स्तर है ना। पहला वाला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक बालक जो किसी एक विशेषता जिसको हम लक्षण भी कह सकते हैं जैसे कि दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, यानी कि दुश्चिंता में वो उच्च है और सामाजिकता में निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यानी कि बाद में भी उसे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो कथन है निम्न के महत्व को बल देता है। किसको महत्व को बल देता है, अनुवांशिकी के, वातावरण के, अनुवांशिकी और वातावरण के, या फिर परिपक्वता के, किस पर बल देता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये अनुवांशिकी पर बल देता है। किस पर, यह कथन अनुवांशिकता पर बल देता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो चिंतन के विषय में गलत है। यहाँ पर देखिए चिंतन के विषय में कौन सा कथन गलत है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रम या फिर प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मकता प्रक्रिया का समुच्चय सेट है, या फिर चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो यहाँ पर देखिए गलत कथन पूछा गया है। याद रखिएगा चिंतन और भाषा कैसे है, संबंधित है एक दूसरे से है ना, असंबंधित नहीं है। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया था चिंतन के संबंध में। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। चिंतन की गहन प्रकार की शैली को कौन सा प्रश्न है जो प्रोत्साहित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। आधा यानी कि 1/2 का प्रतिलोम क्या होता है, क्या ये गहन प्रकार की शैली है चिंतन की। न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। आधी मात्रा के चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे, या फिर योग या फिर जोड़, व्यवकलन, घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए गहन प्रकार, तो गहन प्रकार का कौन सा चिंतन का प्रकार है या फिर कौन सी शैली को प्रोत्साहित करता है, तो वो करेगा आपका योग है ना। जोड़ और घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है, ये क्या होता है, ये चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है ये प्रश्न। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या फिर गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? यहाँ पर वो व्यवहारिक विशेषता या फिर जो गुण है वो व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित कौन सा नहीं है, ऊर्जित है, निर्दिष्ट है, या फिर निर्देशित बोलते हैं, पृथक है, या फिर सतत, या फिर लगातार है ना, सतत को ही लगातार बोला जाता है। तो यहाँ पर व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित कौन सा नहीं है, तो वो है पृथक। क्या है? पृथक। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में। तो यहाँ विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बिल्कुल करेक्ट है, आधारित मूल्यांकन है, आपका पहला करेक्ट होगा। इसमें विद्यार्थी के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सभी सम्मिलित होते हैं। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जो निदानात्मक मूल्यांकन है वो सम्मिलित होते हैं, ना कि नहीं होते हैं, यानी कि आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा, है ना। करेक्ट कौन सा होगा? आपका तीसरा वाला विकल्प होगा आपका। तो और फोर्थ देख लेते हैं कि इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है, तीसरा आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर। यहाँ पर देखिए गेने द्वारा पूछा गया है जो अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर पूछा गया। कौन सा स्तर पूछा गया है? उच्चतम स्तर कौन सा है? गेने द्वारा। समस्या समाधान अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है, संप्रति अधिगम है, या फिर कौशल अधिगम है? तो यहाँ पर उच्चतम स्तर पूछे गेने द्वारा तो हमेशा याद रखिएगा वो समस्या समाधान अधिगम होगा। कौन सा होगा? आपका समस्या समाधान अधिगम होगा, ये उच्चतम स्तर माना है गेने द्वारा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा गया है। दुश्चिंता बिल्कुल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। उपलब्धि की आवश्यकता ये भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आपका आकांक्षा स्तर ये भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा? आपका प्रशंसा, है ना, प्रशंसा करना, यह आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा चरण है जो वांछनीय या फिर पद नहीं है। अधिगम कर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए बताना है। तो 24 का आपका सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, है ना। ये आपका क्या होगा? अधिगम कर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए ये जो चरण है ये वांछनीय नहीं है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विकास के पक्ष या फिर क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है जो विकास का पक्ष क्षेत्र है जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं ये आपसे पूछा गया है। पृथकता से, आंशिकता से, यांशिकता से, या फिर समग्रता और साकल्यता, संपूर्णता से। तो ये जो शारीरिक, संज्ञानात्मकता, सामाजिक और संवेगात्मक है, या फिर विकास के पक्ष हम कह सकते हैं, क्षेत्र हम कह सकते हैं, ये आते हैं आपके समग्रता और साकल्यता, जिसे संपूर्णता भी कहते हैं, इससे ये इस प्रक्रिया से विकसित होते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक की विवेचना जिसे हम तर्क कहते हैं ये तार्किक नहीं है। बालक की जो विवेचना है वो क्या है? तार्किक नहीं है, तर्क तार्किक नहीं है, और यहाँ अंतर्ज्ञान या फिर अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहलाती है। जो अवस्था के बारे में पूछा गया है ये कौन सी अवस्था है? संज्ञानात्मक विकास। याद रखिएगा पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। छोटे छोटे प्रश्न भी जो एचटेट के एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। क्या वो संवेदीगामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक काल है, या फिर औपचारिक क्रियात्मक काल है? याद रखिएगा इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने चारों ही अवस्था बताई, जो कि संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, मूर्त क्रियात्मक है और औपचारिक क्रियात्मक काल है या फिर अवस्था है। तो यहां पर सीधा सीधा आपका सही आंसर होगा पूर्व क्रियात्मक काल, है ना, या फिर पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कहलाती है संज्ञानात्मक विकास पियाजे के अनुसार, है ना, इस तर्क के आधार पर या फिर इस प्रश्न के आधार पर। तो दूसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं? यहाँ पर देखिए विशेषता, यहाँ पर चारों विशेषता दी गई है, इसमें वंचित बालक की कौन सी विशेषता नहीं है? सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा
आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, ये जो वंचित बालक होता है उसकी विशेषता नहीं होती है, इसे आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। तो यहां पर आपको जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुबुद्धि मन के फ्रेम या फिर ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। बहुबुद्धि सीधा सीधा पूछा गया है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो भी बहुबुद्धि सिद्धांत सीधा सीधा पूछा गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है ना, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक या फिर गिलफोर्ड। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। लगभग 60-70 सिद्धांत हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं। उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, गार्डनर है ना। गार्डनर द्वारा क्या दिया गया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है अधिगमकर्ता के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है ना, सही कथन बताना है अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में। थोड़ी देर पहले यही प्रश्न पूछा गया था लेकिन कौन सा नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो संकलित या फिर योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, पहला वाला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में बिल्कुल सही कथन है, तो पहला वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए आपका 2018 का जो पेपर था उसका अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम 2019 के पेपर पर चलेंगे। तो आपका अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सी अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, समस्या आधारित, अन्वेषण या फिर खोज आधारित, निर्देशित अन्वेषण आधारित या फिर प्रदर्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, प्रदर्शन है ना। जो प्रदर्शन होता है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं होता है अधिगम के। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प है वो आपका करेक्ट होगा। तो ये बाल विकास के 30 प्रश्न आपके यहीं पर समाप्त होते 2018 के। तो इन 30 में से आपको कितने नंबर आए आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अब चलते हैं 2019 के पेपर पे। ये आपका 2019 का पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। 2019 का पेपर है और इसमें भी हम किसको कवर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाल विकास को कवर करेंगे, भाग फर्स्ट को, जिसमें 1 से 30 तक आपके प्रश्न रहेंगे, है ना, लेवल फर्स्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। बाल विकास का आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, आपके 2019 का पेपर है, याद रखिएगा, वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो पहला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया वृद्धि एवं विकास में, पेड़ से सर तक, निकट से दूर, सर से पेड़ या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। यहाँ पर वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, सीधा सीधा आपको बताना है। तो देखिए ये सही होगा आपका पेड़ से सर तक, सर से पेड़ होता ना कि पेड़ से सर होता है ना। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वही आपका करेक्ट होगा, यह वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, कौन सा उपकरण पूछा गया है, कौन सा उपकरण पूछा गया है, वह उपकरण बताना है आपको कि जो संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ना। संरचनात्मक आकलन के लिए क्या वो प्रश्नोत्तरी है, क्या वो समूह परिचर्चा है, क्या वो मानदंड संदर्भित परीक्षण है या फिर वार्तालाप है। तो सेकंड का आपका सही आंसर क्या होगा, मानदंड संदर्भित परीक्षण। और ये मुझे लगता है कि 2018 में भी पूछा गया था, है ना। 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होते ही हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है। यानी कि माता पिता इस अवस्था में अच्छे नहीं लगते हैं, जो भी उनको राय देते हैं वो हमेशा क्या गलत लगते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने जो साथी होते हैं उनको बहुत मानता है ना, उनके हर बातों को मानता है, लेकिन माता पिता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना उत्पन्न हो जाती है 4 से 5 वर्ष में। तो या क्या वो कौन सी ग्रंथि है, तो क्या वो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इलेक्ट्रा ग्रंथि या फिर ओडिपस ग्रंथि है। तो बालक में पूछा गया है, राइट आंसर आपका थर्ड का होगा, वो ओडिपस ग्रंथि है। कौन सी है, ओडिपस ग्रंथि है। यहाँ पर जो आपका फोर्थ वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण कौन सा नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न है, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या फिर निर्देशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, निर्देशन। व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो कारण वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है और परिपक्वता भी है, लेकिन निर्देशन नहीं है, और करेक्ट आंसर भी आपका फोर्थ वाला होगा, निर्देशन।
अगला प्रश्न है आपका पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है। यहां पर देखिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम कौन सा नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। पाठ्यक्रम में समृद्धि है, वर्ग उन्नति है, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध है, या फिर विशिष्ट आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है। राइट आंसर आपका पांचवे का होगा विशिष्ट आवासीय विद्यालय, है ना। ये समृद्धि कार्यक्रम नहीं होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रभाव नहीं है। यहां पर देखिए मिलर तथा डोलार्ड के अनुसार आपको बताना है इनके द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार कौन सा नहीं है। समान व्यवहार, सहसंबंधात्मक व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार, या फिर सुमेलित आश्रित व्यवहार। राइट आंसर आपका छठे का होगा सहसंबंधात्मक व्यवहार, है ना। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। यह मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया था। ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है वुडवर्थ द्वारा, स्किनर द्वारा, स्पेंसर सिप्सन द्वारा, या फिर पावलोव द्वारा, है ना। कथन भी पूछे गए हैं और इस पर टोटल 100 कथन में लेकर आया हूं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, 100 के 100 कथन आपको एक वीडियो मिल जाएंगे। तो 7वें प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा ये स्किनर द्वारा दिया गया है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। चलिए अगला प्रश्न, एक बालक जो अपने स्कूल एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी कि लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष के से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वो किस प्रकार का बालक कहते हैं। यानी कि उदाहरण तौर पे यदि वो 6वीं कक्षा में है या फिर 10वीं कक्षा में है, तो इससे निचले स्तर की भी जो कक्षा है उसके भी जो कार्य है वो करने में असमर्थ हैं, तो वो किस प्रकार का बालक होगा, इसके बारे में पूछा गया है सीधा सीधा। मानसिक रूप से मंडित बालक होगा, शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा, मूर्ख, या फिर उसे बेवकूफ कहेंगे, या फिर उसे जड़ बुद्धि कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, है ना। शिक्षित यानी कि पढ़ने लिखने से वो पीछे हो गया, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ बालक है वो, है ना कि मानसिक रूप से है, ना ही मूर्ख है वो, ना ही वो जड़ बुद्धि है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक। देखिए फिर से रिपीटेड प्रश्न है आपका, 2018 में पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया है, इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। अल्फ्रेड बिने, गिलफोर्ड, हार्वर्ड गार्डनर, या फिर थॉर्नडाइक। तभी हमने बताया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होंगे, हार्वर्ड गार्डनर होंगे। तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी। जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है इसके बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, एस.एल. बेम, या फिर R.A. बेरन। तो ये जो थ्योरी है ये जो प्रस्तावित की गई थी ये बेम, एस.एल. बेम के द्वारा प्रस्तावित की गई थी जेंडर स्कीमा थ्योरी। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं। प्रश्न वही है, विकल्प को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन आंसर वही है जो 2018 में मैंने आपको बताया था। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। मैंने क्या आंसर बताया था वहां पर, देखिए चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता और आकांक्षा स्तर, ये तीनों ही आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। लेकिन जो प्रशंसा है ये आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आएगी, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा विकल्पों को चेंज किया है, लेकिन आपका जो आंसर है वही है। प्रशंसा भी वहां करेक्ट आंसर था और यहाँ पर भी प्रशंसा ही करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार से रिपीटेड प्रश्न आपके पूछते हैं ना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रित होती है। यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि वो कौन सी संकल्पना है जो सीखने के लिए केंद्रीय होती है। समीपता है, अनुकूलन है, आत्म सातन है, या फिर संस्कृति एवं भाषा है। राइट आंसर आपका होगा ये संस्कृति एवं भाषा, है ना। संस्कृति एवं भाषा ये संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होता है, यानी कि बच्चे में लिंग पहचान स्थापित कितने वर्ष के बच्चों में होता है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष की आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। तो पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, अहम केंद्रिता का गुण जिन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है। अहम केंद्रिता का जो गुण है, जिन पियाजे द्वारा कितनी अवस्था दी गई, 4 अवस्था दी गई है और चारों की चारों यहाँ पर दी हुई है ना। संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। और ये जो अवस्था दी गई है ये आपकी क्रम वाइज ही दी गई, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था, है ना। तो इसमें कौन सी अवस्था जो अहम केंद्रिता का गुण जिन पियाजे द्वारा प्रदत्त किया गया है, चारों अवस्था में से बताना है। तो आपका सही आंसर होगा वो अवस्था होगी आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, है ना। ये जो अवस्था है अहम केंद्रिता का गुण जिन पियाजे द्वारा इस अवस्था में दिखाई पड़ता है। तो दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को सीसीई योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है। यानी कि 100 अंक का 100 अंक का पेपर है, उसमें कितने अंक लाया, 47 अंक लाया। तो जो 47 अंक है ये सीसीई के योजना के अंतर्गत आपको बताना है कि किस ग्रेड में बदला जा सकता है। इसे कौन सा ग्रेड देंगे, B2 देंगे, C1 देंगे, C2 देंगे या फिर B1 देंगे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उसे C2 देंगे। क्या देंगे, C2 ग्रेड देंगे उसको, यानी कि तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। आपको इंगित करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा जुड़ान जो जोड़ा है वो मिलान सही नहीं है ना, कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। अधिगम के सिद्धांत दे रखे हैं इधर आपके, और इधर उनके प्रतिपादक के बारे में लिखा हुआ है। देखिए हम थोड़ा सा लास्ट से स्टार्ट करेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो हालेम स्मिथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 4th वाला। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, गेट्स, स्टीफन, बिल्कुल आपका तीसरा वाला भी करेक्ट है। अंतः दृष्टि सूच का सिद्धांत वर्दिमल एवं कोहलर, बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुकूलन या फिर अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये पावलाव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, पावलाव के द्वारा दिया गया है। उल्ट एवं रीड के द्वारा ये जो सिद्धांत ये नहीं दिया गया है। तो आपका प्रश्न था कि कौन सा जोड़े का मिलान सही नहीं है, तो पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रायड द्वारा जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई है उसमें से उनके द्वारा जो बताई गई अवस्था उसमें से कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। मुख्य अवस्था, गुदावस्था, गुप्त अवस्था या फिर आइकोनिक अवस्था, इसमें से कौन सी अवस्था नहीं है ये आपको बताना है ना। हर बार प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर मुख्य अवस्था, गुदावस्था और गुप्त अवस्था, ये तीनों ही अवस्था फ्रायड द्वारा दी गई है। और मनोलैंगिक विकास, याद रखिएगा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रायड के द्वारा दिया गया है। और मुख्य अवस्था, गुदावस्था और गुप्त अवस्था तीनों ही इनके द्वारा बताई गई, लेकिन जो आइकोनिक या फिर जो प्रतिभा अवस्था है ये इनके द्वारा नहीं बताई गई है। तो 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है। यहाँ पर 3 वर्ष की आयु के लिए पूछा गया है, लगभग 200, लगभग 300, लगभग 500 या लगभग 1000। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिए 3 वर्ष की आयु के बच्चे के शब्दों के बारे में पूछा गया है, तो लगभग 1000 शब्द सीख लेता है। कितने, लगभग 1000 शब्द। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं। यहाँ पर देखिए सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर धारा प्रवाहित, लचीलापन और मौलिकता, ये तीनों ही आपके सृजनात्मकता के तत्व है, लेकिन जो स्मृतिकरण है ये आपका सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए सॉरी, अगला प्रश्न है आपका, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यहाँ नियम क्या कहलाता है। यानी कि जो माता पिता में मानसिक योग्यता है वो बच्चों में देखने को नहीं मिलती है, इस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया है। तो ये जो नियम है वंशानुक्रम का, ये क्या कहलाता है। ये प्रत्यागमन का नियम कहलाता है, चयनित गुणों का सिद्धांत कहलाता है, मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम या फिर संयोग का नियम। तो ये कहलाता है आपका प्रत्यागमन का नियम। याद रखेगा इस प्रकार का जो नियम है वंशानुक्रम का वो होगा आपका प्रत्यागमन का नियम। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला वाला करेक्ट होगा। चलिए, किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित करवाया। मानसिक आयु
जो शब्द है इससे सबसे पहले किसके द्वारा परिचित करवाया गया? अल्फ्रेड बिने, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड। इसका भी एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से आपको समझाया। यदि वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? अल्फ्रेड बीने, है ना। मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित किसके द्वारा करवाया गया था? तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, एएएमडी तथा एमपीए के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि परास क्या होता है? यहाँ पर सीधा सीधा मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि पूछा गया है। जो मानसिक मंदता युक्त है उन बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 52 से 67 होगा, 36 से 51 होगा, 20 से 35 होगा या फिर 20 से नीचे होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 20 से 35। कितना होगा मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि? तो ये होगा आपका 20 से 35, है ना। थर्ड वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रास के अनुसार आपको बताना है कि विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास के 150 प्रश्न हमने लगभग 8 से 10 वीडियो अपलोड किए, है ना, जहां पर 150 प्रश्न मिले। बाल विकास के 150 प्रश्न लिख के ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, और उन वीडियो को देख लीजिएगा। काफी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और काफी जो इस प्रकार के जो प्रश्न है काफी मिल जाएंगे। और एक वीडियो प्रॉपर्ली बनाया है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। और उसमें लगभग 135 प्रश्न रखे हैं जो कि काफी रहेंगे आपके शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो वीडियो देख लीजिएगा, काफी आपको वहां पर हेल्प मिलने वाली है। तो राज के अनुसार आपको बताना है कि विकास की वो कौन सी अवस्था जो मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। कौन सी अवस्था? शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सभी को पता है, वो है बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रास के द्वारा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? यहाँ पर जो दिया गया है ये किस प्रकार का मूल्यांकन है ये आपको बताना है। ये अविरत मूल्यांकन है, नियतकालीन मूल्यांकन है, दोनों है या फिर दोनों नहीं है, क्या है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये क्या है? नियतकालीन मूल्यांकन है। क्या है ये? एक नियतकालीन मूल्यांकन है। दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यावस्था का आयु समूह काल क्या होता है? देखिए यहाँ पर आरंभिक बाल्यकाल पूछा गया है ना। एक सीधा सीधा पूछ जाता है कि भाई शिशुअवस्था का काल क्या है, बाल्यावस्था का काल क्या है ना, प्रौढ़ावस्था का काल क्या है। ये सारी चीजें सीधे सीधे पूछे तो आप सीधे सीधे आंसर देना। लेकिन यहाँ पर आरंभिक बाल्यावस्था पूछा गया है तो भाई 0 से 2 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या फिर 4 से 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका 25 का सही आंसर होगा आपका 2 से 6 वर्ष, है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था पूछा गया है तो 2 से 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है जो कि एक प्रकार का विकार होता है, बच्चों में देखने को मिलता है ना। इसमें क्या होता है? मानसिक विकार से ग्रसित होता है, पठन विकार से ग्रसित होता है, व्यवहारगत विकार से या फिर गणितीय विकार से। तो इस पर भी एक ट्रिक बनाई है, यदि नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइएगा, विजिट करिएगा, काफी वीडियोस आपको मिल जाएंगे आपके स्टेट के लिए, है ना। तो डिसलेक्सिया जो संबंधित होगा आपका वो किससे होगा? पठन विकार से होगा। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। इसमें जो बच्चे होता है उसको पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है ना। आगे हम बात करेंगे, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? जब एक ही विषय का जो विकास का जो अध्ययन है वो काफी समय तक आप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीवन वृत्तांत अध्ययन कहते हैं, सर्वे अध्ययन कहते हैं, अनुप्रस्थ काट अध्ययन कहते हैं या फिर अनुधैर्य अध्ययन कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुधैर्य अध्ययन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुधैर्य अध्ययन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया था? वुडवर्थ, योकम, सिप्सन या फिर डॉक्टर मेकी। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है वो काफी इंपोर्टेंट कथन है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो कथन दिया था ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। कुछ जो सीखना होता है वो विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए यह पूछा गया है ना। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। देखिए पहला विकल्प पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, 3 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए ना। ये सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बच्चे में। तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए, अगला और लास्ट है 2019 का ये पेपर है और इसका लास्ट प्रश्न है आपका कि एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रति एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है। इस प्रकार का अधिगम कहलाता है। इस प्रकार का जो अधिगम है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। संयोगात्मक सीखना कहलाता है, अधीनस्थ सीखना कहलाता, महाकोटि सीखना कहलाता है या फिर सहज संबंधात्मक कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का अधिगम है वो आपका सहज संबंधात्मक सीखना कहलाता है। फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये जो पेपर था वो 2019 का था। तो इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए कमेंट के माध्यम से बताइएगा, है ना। अब बात करेंगे 2020 की। किसकी बात करेंगे? 2020 के पेपर की हम बात करेंगे और इसमें भी आपको वही बताया जाएगा। एक मिनट, इसमें भी आपको बाल विकास के प्रश्न बताए जाएंगे, है ना। ये भाग फर्स्ट है बाल विकास के, 1 से 30 तक इसमें बताए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके 2020 के पेपर की। तो यहाँ पर 2020 का पेपर का पहला प्रश्न है आपका, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यहाँ स्थानांतरण होगा। यदि पहले सीखा गया जो कार्य है, यदि उस कार्य में नए सीखे जा रहे कार्य में वो कार्य बाधा पहुंचा रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो अधिगम का यहाँ स्थानांतरण क्या होगा? सकारात्मक स्थानांतरण होगा, नकारात्मक, शून्य या फिर प्राथमिक, कौन सा होगा? तो याद रखिएगा हमेशा इस प्रकार यदि बाधा हो रही है नए सीखे जा रहे कार्य में तो वो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? नकारात्मक स्थानांतरण, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं? देखिए यहाँ पर भी 2018 देख लीजिए आप, है ना। 2018, 19, ये 20 का आपका 2020 का पेपर चल रहा है। फ्रायड से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, उनका मनोलैंगिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछा ही जा रहा है ना। यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? मुखावस्था, गुदावस्था या गुप्तावस्था और गुदावस्था, ये तीनों ही अवस्था मनोलैंगिक विकास की है जो कि फ्रायड के द्वारा दी गई है। लेकिन पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यह आपकी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था के अंतर्गत नहीं आती है ना। ये पियाजे के द्वारा 4 अवस्था दी गई थी, जैसे कि हमने आपको बताया था और याद भी होगा आपको। तो ये आपका सेकंड वाला विकल्प सही होगा। पुनर्वलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज्यादा प्रभावी? पुनर्वलन की वो कौन सी अनुसूची है जो सबसे ज्यादा प्रभावी है, उसके बारे में आपको बताना है। चर अनुपात है, सतत पुनर्वलन है, स्थिर अंतराल है या फिर स्थिर अनुपात है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सतत पुनर्वलन। जो सतत पुनर्वलन की अनुसूची है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो यहाँ पर भी आपका सेकंड वाला विकल्प ही सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यहां तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ। यहाँ पर देखिए, इसका निहितार्थ आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकता, इसका निहितार्थ क्या है? उपरोक्त पुनर्बलन की कमी है इसमें, उसके अनुभव की कमी है उसमें, इन जीवों की सुस्ती है या फिर अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा? अधिगम पर क्या है? जैविक सीमाओं का प्रभाव है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सेपिंग की संकल्पना दी गई थी थॉर्नडाइक द्वारा। जो सेपिंग की संकल्पना है ये किसके द्वारा दी गई थी? थॉर्नडाइक द्वारा, पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ये स्किनर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ये स्किनर के द्वारा दी गई थी सेपिंग की संकल्पना। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं? यहाँ पर देखिए सेल्डन के अनुसार बताना है व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा नहीं है। एंडोमार्फी, मेसोमार्फी, एक्टोमार्फी या फिर एस्थोमार्फी? राइट आंसर आपका छठे का होगा। देखिए यहाँ पर एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी, ये तीनों ही जो प्रकार बताए व्यक्तित्व के, ये आपके सेल्डन के द्वारा बताया गया है। ये एस्थोमार्फी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सेल्डन के द्वारा नहीं बताया गया है व्यक्तित्व का प्रकार। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं? यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है? मुक्त साहचर्य, साक्षात्कार, शब्द साहचर्य या फिर स्वप्न विश्लेषण? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा साक्षात्कार। जो साक्षात्कार है ये व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत नहीं आती है। मुक्त साहचर्य, शब्द साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण ये तीनों ही व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि है। जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसके द्वारा दी गई, इनके द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई, 4 अवस्थाएं बताई गई है। उन चारों अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था है? पियाजे ने क्या कहा है, ये प्रश्न में ये पूछा गया है। यहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक स्तर, और स्तर का मतलब यहाँ पर अवस्था ही है ना, उसके बारे में पूछा गया है कि पूर्व सक्रियात्मक स्तर है या फिर अवस्था है जिसमें बच्चे की वहां प्रवृत्ति जिसमें वहां किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, जो दूसरा पहलू या फिर अन्य जो पहलू है उस पर वो ध्यान नहीं देता है या फिर उसकी उपेक्षा करता है। तो पियाजे ने इसे क्या कहा है? संरक्षण कहा है, केंद्रीकरण कहा है, क्रमबद्धता कहा है या फिर अनुकूलन कहा है। तो यहाँ पर 8वें का आपका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीकरण कहा है। उसे क्या कहा है पियाजे ने? केंद्रीकरण कहा है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? यहाँ पर स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि आपको बताना है, कौन सी है? पीईसीएस है, ब्रेल है, टेलर फ्रेम है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा पीईसीएस। जो पीईसीएस है ये स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग हो सकता है? प्रशंसा, एक बिस्किट, बहुत अच्छा कहना या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में प्राथमिक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग क्या हो सकता है बच्चों के लिए? तो राइट आंसर होगा एक बिस्किट, है ना। बच्चे के लिए जो प्राथमिक पुनर्बलन होगा वो क्या होगा? एक बिस्किट होगा, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। डिस्ग्राफिया क्या है, किस प्रकार का है? चलन अक्षमता का है, दृष्टि दोष का है, मानसिक मंदता का है या फिर अधिगम अक्षमता का है? डिस्ग्राफिया के बारे में बताना है कि ये किसका प्रकार है। राइट आंसर होगा ये अधिगम अक्षमता का प्रकार। देखिए यहाँ पर प्रकार पूछा गया है ना, डिस्ग्राफिया एक प्रकार का क्या है? अधिगम अक्षमता है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे, कोहलबर्ग, गिलिगन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका पियाजे। सर्वप्रथम जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास किसके दौरान होता है? संवेदी गामक अवस्था के दौरान, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के दौरान या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के दौरान। राइट आंसर आपका होगा ये होता है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के दौरान। वर्ग समूहन की जो योग्यता का विकास होता है ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? यहाँ पर एक बच्चा है जो माँ से कहता है कि आज जो सूरज है वो उदास है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की ये किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है बच्चा? आत्मकेंद्रण, एनिमिज्म, आदर्शवाद या फिर प्रकृतिवाद। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर एनिमिज्म होगा, है ना। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करता है? जो स्कीमा है या तो उसमें संशोधन करेगा या फिर उसके नए स्कीमा का निर्माण करेगा। आत्मसातकरण, समंजन, अभ्यांतरीकरण या फिर अनुबंधन। 15वें का आंसर क्या होगा आपका? समंजन होगा, है ना। नए बच्चा जो है अपने स्कीमा में संशोधन कर रहा है या फिर स्कीमा का निर्माण कर रहा है। तो पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ये जो प्रक्रिया है ये समंजन होगा, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती, क्या कहलाती? संभावित विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर सभी विकल्प सही है। यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिए उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? संभावित विकास का स्तर। क्या कहलाती है? संभावित विकास का स्तर कहलाती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? यहाँ पर मस्तिष्क उद्वेलन है, प्रोम्पट है, सलाह है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा पद है
जिसका तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा प्रोम्पट। क्या होगा? प्रोम्पट आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मॉडलिंग आधारित है। जो मॉडलिंग है किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, सामाजिक संगठनात्मक सिद्धांत पर, या फिर प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। राइट आंसर होगा जो मॉडलिंग आधारित होती है ये आपकी सामाजिक संगठनात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित होती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा है ये किसके लिए जाने जाते हैं? कौन से सिद्धांत के लिए? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत। राइट आंसर आपका होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये अल्बर्ट बंडूरा यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अल्बर्ट बंडूरे के द्वारा दिया गया है। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? केनर के, डाउन के, स्किनर के, या फिर फ्रायड के। राइट आंसर होगा आपका केनर। याद रखिएगा यदि ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या के बारे में पूछे तो वो केनन के द्वारा की गई थी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं? यहाँ पर देखिए निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ध्यान, संग्रहण, उत्पादन, या फिर तैयारी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर तैयारी। तो तैयारी है ये निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। ध्यान, संग्रहण और उत्पादन ये तीनों ही निरीक्षणात्मक अधिगम के तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न, ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उनके भाई बहन आदि उदाहरण। ये किसके उदाहरण? सूक्ष्म तंत्र के, बाह्यतंत्र के, बृहत तंत्र के, या फिर समय तंत्र के। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ये सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण। किसके हैं? सूक्ष्म तंत्र के। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? यहाँ पर देखिए ब्रूनर की पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था कौन सी नहीं है? एक्रिलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या फिर संकेतात्मक अवस्था। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर एक्रिलिक अवस्था। जो एक्रिलिक अवस्था है ये आपकी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, मेयर एवं सलोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रति में शामिल नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है मेयर एवं सलोवे के अनुसार कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया भावात्मक बुद्धि के संप्रति में शामिल नहीं है? समझ है, प्रत्यक्ष है, प्रबंधन है, या फिर रचना है। राइट आंसर आपका होगा रचना। जो रचना है ये जो प्रक्रिया होती है ये भावात्मक बुद्धि के संप्रति में शामिल नहीं है। समझ, प्रत्यक्ष और प्रबंधन ये तीनों ही शामिल है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी पर, है ना। तो इसके बारे में पूछा गया कि सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? अंतर्दृष्टि अधिगम, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम, या फिर मॉडलिंग अधिगम। तो यहाँ पर आपका 25 का सही आंसर होगा। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना। तो आपका ये कौन सा पुष्टि करेगा? अंतर्दृष्टि अधिगम की पुष्टि करेगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना ये किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदीगामक अवस्था है, आरंभिक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, आरंभिक किशोरावस्था है, या फिर मात्र किशोरावस्था है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ये आरंभिक संवेदीगामक अवस्था है। कौन सी है? आरंभिक संवेदीगामक अवस्था। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है? यहाँ पर पूछा गया है कि किसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर आधारित है या फिर स्थित है? सकारात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान। कौन से प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान पर स्थित है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, इसके फोल्डिंग की संकल्पना दी गई थी आपकी किसके द्वारा की गई थी? थॉर्नडाइक, पावलॉक, वाइगोत्स्की, या फिर स्किनर। इसके बारे में सभी को पता होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा कि वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी इसके फोल्डिंग की संकल्पना, है ना।
तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा है? एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण के बारे में पूछा गया है। इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं, ओडिपस ग्रंथि कहते हैं, नैतिक द्वंद कहते हैं या फिर मौखिक ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान देना, बालक पूछा है या फिर बालिका? बालिका पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। कौन सा होगा? इलेक्ट्रा ग्रंथि होगा। पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका 2020 के पेपर का, है ना। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? ये भी काफी इंपोर्टेंट है। जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा या फिर वाटसन? राइट आंसर होगा आपका जॉन लॉक, है ना। शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट किसके द्वारा माना गया था? जॉन लॉक के द्वारा माना गया था। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट है। तो ये 2020 का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इन 30 प्रश्नों में भी आपको कितने नंबर आए ये भी बताइएगा। अब बात करते हैं 2021 की, कि भाई 2021 में बाल विकास के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये 2021 का पेपर है और इसी को हम सोल्व करेंगे और इसमें भी किसको देखेंगे? बाल विकास को देखेंगे, भाग 1 को, है ना। और भाग 1 में आपका पहला प्रश्न है, 2021 का पेपर है ये, और इसमें पूछा गया था रोसा शाही धब्बा परीक्षण। जो परीक्षण है इसके बारे में पूछा गया था भाई कि ये काले एवं सफेद कार्ड कितने होते हैं। इसमें जो काले एवं सफेद कार्ड है उसके बारे में पूछा गया कितने होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। आपको एक क्यूज में देता हूं, टोटल कितने होते हैं। ये जो रोसा शाही धब्बा परीक्षण है इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं ये कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर काले एवं सफेद कार्ड के बारे में बताऊंगा कि कितने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितने होते हैं काले एवं सफेद कार्ड? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? वाटसन, स्किनर, हल या फिर फ्रायड? तो याद रखिएगा फ्रायड। जो फ्रायड है ये व्यवहारवाद, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। बाकी वाटसन, स्किनर, हल तीनों ही व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक है, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतानुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? यानी कि इनके द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई है उसमें 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास है, पहल बनाम अपराध बोध है, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं शंका है, या फिर अध्यायवाद बनाम हीनता है? तो यहाँ पर देखिए 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित अवस्था के बारे में पूछा गया है। तो वो अवस्था होगी आपकी अध्यायवाद बनाम हीनता, है ना। ये इनकी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है ना, इनके द्वारा मानी गई है। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है उस स्थिति में उसके फिर से होने की अवधि संभावना होती है सीखने का। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर वाटसन? तो यहाँ पर जो दिया गया नियम है ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है। यहाँ पर जो प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? फिर इसके प्रदाता कौन है? हल है, मेस्लो है, एटकिंसन से या फिर रिचर्डसन है? तो यहाँ पर दिया गया सही आंसर होगा आपका हल। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के जो प्रदाता होंगे वो कौन होंगे? हल होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की वहां कौन सी विधि है? यहाँ पर देखिए शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर यानी कि जो श्रेणी है उनके अलग अलग प्रारूप बताए हैं, अलग अलग भाग बताए हैं। तो इसमें पूछा गया कि व्यक्तित्व अध्ययन की वहां कौन सी विधि है? शीलगुण विधि है, मनोविश्लेषण विधि है, प्रारूप विधि है या फिर मूल प्रवृत्ति विधि है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो प्रारूप या फिर प्रकार विधि, है ना। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं? यहाँ पर देखिए अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना कौन सी नहीं है? सहकारी अधिगम है, समस्या समाधान, व्याख्यान या फिर प्रायोजना? तो यहाँ पर आपका 7वें का सही आंसर होगा व्याख्यान। जो व्याख्यान है ये अधिगम केंद्रित शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना नहीं है। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्टैनफोर्ड, स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन या फिर गिलफोर्ड? जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है उसकी एक वीडियो बनाई है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उसको देख लीजिएगा, काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड।
बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत है उसे गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है या फिर प्रतिपादित किया गया है। तो आठवें का फोर्थ वाला सही होगा। वृद्धि एवं विकास उत्पाद है, अनुवांशिकता के हैं, वातावरण के हैं, दोनों के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका क्या होगा? जो बुद्धि एवं विकास है ये अनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के उत्पाद है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, तो भौगोलिक वातावरण भी है, पौष्टिक भोजन भी है और अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यानी कि इनमें से सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भूख, नींद, दर्द परिहार, ये तीनों ही जन्मजात अभिप्रेरक है, लेकिन जो उपलब्धि है ये आपकी जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आती है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है। पूर्व पारंपरिक नैतिकता है, पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के पूर्व पारंपरिक नैतिकता का जो स्तर है उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अंतः संबंधों का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत और दिशा का सिद्धांत, ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन पृथक्करण का सिद्धांत है ये विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, सही नहीं है यानी कि इधर मूल प्रवृत्ति दी गई है और उसके संवेग इधर दिए गए हैं। तो कौन सा सही नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। पलायन, भाई बिल्कुल सही है। जिज्ञासा, आश्चर्यजनक, शरणागति, विषाद, ये तीनों ही आपके सही है ना? पहला, तीसरा और चौथा। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, तो आपका अपकर्षण, क्रोध, ये आपका सही नहीं है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है ना? इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन से बनाते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है? धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, गर्ल्स का गर्ल्स से बना दिया और वुमेन का वुमेन से बना दिया। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है? तो ऋणात्मक है। ये क्या है? ऋणात्मक है ना? तो यहाँ पर जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर नैतिक? बच्चों के सृजनात्मकता का विकास करना, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों की सृजनात्मकता का विकास करना, ये विकास के मानसिक आयाम से संबंधित है। किससे है? मानसिक विकास से, है ना? करेक्ट आंसर आपका दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीकी व्यक्तित्व मापन की बताना है? खेल एवं ड्रामा, साक्षात्कार, आत्मकथा या फिर अवलोकन? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर खेल एवं ड्रामा। ये व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। क्या है जो बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण है? ये एक प्रकार का क्या है? शाब्दिक समूह परीक्षण है, अशाब्दिक समूह परीक्षण है, शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण है या फिर अशाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है बुद्धि का, वो आपका शाब्दिक समूह परीक्षण है। क्या है? शाब्दिक समूह परीक्षण है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की द्योतक है? सामाजिक विभिन्नताओं की है, अधिगम विभिन्नताओं की, संवेगात्मक विभिन्नताओं की या फिर व्यक्तिक विभिन्नताओं की? राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिक विभिन्नताएं की, है ना? फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या कहलाता है? व्यवहारवाद कहलाता है, रचनावाद कहलाता है, मानववाद कहलाता है या फिर जीववाद कहलाता है? छोटी सी बच्ची है, वो प्रतिदिन जो अपनी गुड़िया है उसके क्या करती है, कपड़े बदलती है। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार वो क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा वो जीववाद, है ना, एनिमिज्म कहते हैं जिसे, वो कहलाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार का वीडियो मैं बना चुका हूं। अधिगम के जो और भी सिद्धांत हैं, लगभग 10 सिद्धांत हैं या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको और किन किन नामों से जाना जाता है सारी जानकारी उस एक वीडियो में मैंने दी है, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। तो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? रचनात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 21 का होगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत। यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की एक विधि नहीं है? यहाँ पर देखिए, चिंतन की कौन सी विधि नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सक्रियता, दृश्य प्रतिमा और सांकेतिक, ये तीनों ही चिंतन की विधियां हैं, आंकिक नहीं है ना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या कहलाती है? यानी कि एक व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, तो इसे क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं, उपेक्षित भिन्नता, अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं या फिर निरीक्षित भिन्नताएं, उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उसे अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित है? टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से कौन सा जो विकल्प है या फिर कार्य है संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य, ये आपका टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? यहाँ पर सहकारी अधिगम का तत्व कौन सा नहीं है? बड़ा समूह। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, जो बड़ा समूह है ये सहकारी अधिगम का तत्व नहीं, बाकी तीनों ही अधिगम के तत्व है, सहकारी अधिगम के, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण, है ना। यहाँ पर जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है इसके बारे में पूछा गया है कि किसका मापन किया जाता है इसमें बालक अंतर्बोध परीक्षण में? उपलब्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का या फिर व्यक्तित्व का? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इसमें व्यक्तित्व का। जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है इसमें किसका मापन किया जाएगा? व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? दिव्यांग बच्चों के लिए पूछा गया है जो संकेत भाषा है, श्रवण असमर्थ, दृश्य असमर्थ, चलन असमर्थ या फिर भाषा असमर्थ। जो संकेत वाली भाषा है ये किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। तो संकेत की जो भाषा है आपका 27 का सही आंसर होगा श्रवण असमर्थ। जो श्रवण यानी कि सुनने में असमर्थ है उनके लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है संकेत के माध्यम से, है ना। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? यहाँ पर भी देखिए बुद्धि का सिद्धांत पूछा गया है। तो 10 से 15 सिद्धांत हैं जो कि बुद्धि से संबंधित है, इंपोर्टेंट, इनको याद कर लीजिएगा, इस पर एक वीडियो बनाई है। तो समूह कारक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था आपका समूह कारक सिद्धांत। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, और बेसल आयु यहाँ पर पूछी गई है कि इसके मापन से संबंधित है बेसल आयु, अभिरुचि, बुद्धि, अभिक्षमता या फिर अभिवृत्ति। यहाँ पर बेसल आयु के बारे में पूछा गया है, तो ये किससे संबंधित है, किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका 2021 का। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये आप जरूर बताइएगा। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? पठन अक्षमता है, लेखन अक्षमता है, गणितीय अक्षमता या फिर अभिव्यंजन अक्षमता है। तो डिस्ग्राफिया जो होता है ये लेखन अक्षमता होती है, इसमें लिखने में बच्चे को कठिनाई होती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, अब हम 2022 की बात कर लेते हैं जो कि सबसे लास्ट वाला है, यानी कि 2018 से। हमने 18 का आपको बता चुके हैं, है ना, 19 का आपको बता चुके हैं, 20 का आपको बता चुके हैं, 21 का,
और अब ये 22 यानी कि लास्ट है, 5वां वर्ष का ये है ना, 2022 का। और इसमें भी हम बाल विकास के प्रश्न को जानेंगे और भाग फर्स्ट है बाल विकास का, 1 से 30 तक यहाँ पर हम प्रश्नों को देखेंगे। तो 30 प्रश्न और बचे हैं और आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है। पहला प्रश्न है आपका 2022 के पेपर का, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, फ्रायड ने या फिर बंडूरा ने। तो ये दिया था आपका पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपके पियाजे के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती है। जो तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं हैं ये किसके दौरान विकसित होती है। संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के दौरान या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के दौरान। ये सभी के सभी अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है, ये पियाजे के द्वारा दी गई है। कितनी अवस्थाएं बताइए, 4 अवस्थाएं है ना। चारों अवस्थाएं किसकी हैं, ये पियाजे की हैं। लेकिन इसमें पूछा गया कि तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं किसमें विकसित होती हैं, तो राइट आंसर होगा संवेगात्मक गामक अवस्था के दौरान होती है। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है विकास के संदर्भ में। यहाँ एक सतत प्रक्रिया है, यहाँ एक आयामी होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकास के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ एक असतत प्रक्रिया है, इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है और इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। तीनों की तीनों विकास के संदर्भ में सही है। लेकिन पूछा क्या गया है, विकास के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प नहीं है, तो आपका यहाँ एक आयामी होता है, यानी कि जो सेकंड वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व, औपचारिक या फिर संवेदी गामक। ये किसके द्वारा दी गई है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कमेंट्स के माध्यम से, अब आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए उत्क्रमणीय योग्यता के विकसित होने की अवस्था पूछी गई है, तो वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। चलिए अगला प्रश्न है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। निकटता के सिद्धांत के बारे में पूछा गया, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर वर्दीमर। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वर्दीमर, है ना। जो निकटता के सिद्धांत की संकल्पना है ये वर्दीमर के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है। सामाजिक, औद्योगिक, संगठनात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा, देखिए मनोवैज्ञानिक एवं बाल विकास के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित है, तो यह है विकासात्मक मनोविज्ञान, है ना। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता प्रतिपादक कौन थे। और इसके बारे में तो सभी को पता होगा, प्रथम प्रयोगशाला के बारे में विलियम वुंट, अल्फ्रेड बर्ट या फिर पियाजे। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विलियम वुंट, है ना। ये प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता रहे हैं या फिर प्रतिपादक रहे हैं, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्था में आपको बता चुका हूं, इसमें कौन सी नहीं है। सरल सा प्रश्न है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था, ये तीनों ही है। गुप्ता अवस्था ये आपकी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। काल्पनिक दर्शक या फिर श्रोता किस अवस्था से संबंधित है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयस्कावस्था या फिर किशोरावस्था। राइट आंसर आपका होगा, ये होगा किशोरावस्था। काल्पनिक दर्शक या फिर श्रोता ये किशोरावस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है। आत्मकेंद्रीकरण, एनिमिज्म, सकारात्मकता या फिर नकारात्मकता। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, ये किसको इंगित कर रहा है, ये एनिमिज्म को इंगित कर रहा है। इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था, यही वाला है ना, थोड़ा सा प्रश्न को बदल दिया गया था, आंसर आपका यही था। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत है उसके अनुसार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। बिल्कुल करेक्ट है, पहले वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। बालक अंतर्बोध परीक्षण जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, बेलक, थर्स्टन, थॉर्नडाइक या फिर ऑलपोर्ट। तो बालक जो अंतर्बोध परीक्षण है ये बेलक के द्वारा प्रतिपादित या फिर विकसित किया गया था। अगला प्रश्न,
उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। मैक्लिलेन, मास्लो, कर्ट लेविन या फिर हर्जबर्ग। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मैक्लिलेन, है ना। इनके द्वारा जो उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के ये प्रतिपादक होंगे मैक्लिलेन। तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संकलन संप्रत्यय आधारित है। जो संकलन संप्रत्यय है ये किस पर आधारित है ये पूछा गया है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर या फिर प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत पर। जो संकलन संप्रत्यय है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर थ्रस्टर। राइट आंसर होगा ये गिलफोर्ड। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? देखिए पुनर्बलन की अनुसूची कौन सी नहीं है पूछा गया है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। चर अनुपात, अभिप्रेरणा, स्थिर अंतराल या फिर स्थिर अनुपात। तो यहाँ पर चर अनुपात, स्थिर अंतराल और स्थिर अनुपात ये तीनों ही पुनर्बलन की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो अभिप्रेरणा है ये आपका पुनर्बलन की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर देखिए सीधा सीधा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। क्या ये व्यवहारवादी द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्टवादी द्वारा, संरचनावादी द्वारा या फिर प्रकार्यवादी द्वारा? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये आपका गेस्टाल्टवादी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गेस्टाल्टवादी द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला विकल्प होगा ये सही होगा। चलिए, भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति द्वारा दिया गया है? जो संवेग है वो कितने प्रकार के 14 प्रकार के संवेग किसके द्वारा बताए गए? तो मैकडूगल के द्वारा बताए गए हैं। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और कौन कौन से बताए हैं ये भी आपको लगभग पता चल ही गया होगा, क्योंकि शुरू से आखिर तक बहुत सारे मूल प्रवृत्ति या फिर संवेग पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भय जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति पूछी गई है। पलायन है, निवृत्ति है, लड़ाई है या फिर जिज्ञासा है। राइट आंसर आपका होगा पलायन। भय संवेग की जो मूल प्रवृत्ति होती है किससे जुड़ा हुआ है? पलायन से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि लब्धि का, है ना। तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। कौन सा है जल्दी से बताइए कमेंट्स के माध्यम से, कौन सा होगा? सीए या एमए? यहाँ पर डिफरेंस आपको जानना है कि पहले क्या आएगा, सीए आएगा या एमए आएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले आएगा आपका एमए, एमए बटे सीए इंटू 100, है ना। ये बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है सही सूत्र ये है आपका सेकंड वाला। तो दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेनर ने जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है किसके हैं? सूक्ष्म तंत्र के, मेसोतंत्र के, बृहत तंत्र के या फिर समय तंत्र के। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना। डबल से रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बृहत तंत्र में। किसमें? बृहत तंत्र में। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। डिस्कैलकुलिया किस प्रकार का सभी को पता है ना। डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया से कैलकुलेटर आपको याद रखना है। ये चलन अक्षमता है, मानसिक रुग्णता है, ये मानसिक मंदता है या फिर अधिगम अक्षमता। देखिए प्रकार पूछा है ना यहाँ। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ये क्या है? अधिगम अक्षमता है। क्या है ये? एक अधिगम अक्षमता है। जितने भी प्रकार पूछे है ना जो विकार है उनके, तो वो सभी क्या रहते हैं? अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है? टॉफी, बिस्किट, कड़वी दवा या फिर पैसा। यहाँ पर सकारात्मक के बारे में पूछा गया है। सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में कौन सा प्रयोग नहीं हो सकता? राइट आंसर होगा कड़वी दवा, है ना। टॉफी मीठी होती, बिस्किट, पैसा ये सभी क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन है, लेकिन कड़वी दवा आपकी सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत नहीं आती है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व? निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व कौन सा है भाई? बुद्धिमत्ता है, संग्रह है, अनुबंधन है या फिर व्यक्तित्व है? 23 का आपका सही आंसर होगा ये होगा आपका संग्रहण। क्या होगा? निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व संग्रहण होगा। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? सीधे सीधा है कि सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनके द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। वो थोड़ी देर पहले ही कवर या फिर काफी बार बताया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा कि इनके द्वारा मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाला जो बच्चा होता है किस प्रकार का होता है? प्रखर बुद्धि वाला होता है, औसत बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला या फिर मूर्ख बुद्धि वाला? तो 90 से 110 वाली जो बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं वो औसत बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? यहाँ पर दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाने वाली तकनीक के बारे में पूछा गया है। पीईसीएस, संकेत भाषा, टेलर फ्रेम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दृष्टि जो देख नहीं सकते उनके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा टेलर फ्रेम। कौन सा? टेलर फ्रेम, है ना। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोबो डाल पर किया गया, यहाँ पर बेबी डाल है ना, ये बेबी डॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर, अधिगम पर, गुप्त अधिगम, स्थान अधिगम या फिर सामाजिक अधिगम? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामाजिक अधिगम। जो बेबी डॉल पर किया गया अनुसंधान है वो अधिगम के सामाजिक अधिगम सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है ना। तो जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो सही होगा, सोशल लर्निंग। चलिए अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, रूढ़िवादी अवस्था, उत्तर रूढ़िवादी अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु। इसके बारे में देखिए पहले भी पूछा जा चुका है। नैतिकता के विकास का जो स्तर होगा वो पूर्व रूढ़िवादी अवस्था होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अधिगम अक्षमता, है ना। केनन, डाउन, सिमुअल किर्क या फिर सिगमंड फ्राइड? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और आगे पूछा जा सकता है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग तो ये किया गया था आपका सिमुअल किर्क के द्वारा, है ना। इस पर एक वीडियो प्रॉपरली बनाई है, उसको देखिएगा। अधिगम अक्षमता से संबंधित काफी प्रश्न दिए हैं, उसमें सारी जानकारी आपको दी है। अधिगम विकास से संबंधित प्रश्न ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, क्योंकि 2022 तक ही प्रश्न हमने रखे थे और ये 30 प्रश्न यानी कि 150वां प्रश्न है ये। एक बालक का उसके माता पिता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, नैतिक द्वंद या फिर मौखिक ग्रंथि? देखिए यहाँ पर बालक या बालिका पर निर्भर करता है कि बालक पूछा कि बालिका। बालक पूछा गया है, राइट आंसर आपका क्या होगा? ओडिपस ग्रंथि। बालिका पूछते तो इलेक्ट्रा ग्रंथि होगी, बालक पूछा है तो ओडिपस ग्रंथि होगी, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। आपको लिखना है कि भाई 18 में कितने आ रहे हैं 30 में से, उसके बाद 19 में कितने आ रहे हैं, 20 में कितने आ रहे हैं, 21 में कितने आ रहे हैं, 22 में कितने आ रहे हैं, सारी चीजें आपको बताना है। इन 150 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन वर्ष वाइज बताना कि कौन से वर्ष में कितने नंबर आ रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आगे भी दोस्तों ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।